पहला प्रश्न है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले जो दिया गया डाटा है, वहाँ से स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड क्या निकल के आएगा? 275 बटे 5, पछः 25, पछः 25, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से इसका स्पीड निकल के आ गया। अब बोला जा रहा है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब यहाँ से 5 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी हमारा अब ये है, अब समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी कि अब जो समय लगेगा वो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा लगेगा। पहले दूरी 275 थी और वहाँ से 5 घंटे में एक स्पीड निकल के आया। अब बोला जा रहा है इस स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना है। कम करने के बाद अब जो नया डिस्टेंस है 250, इसको कवर करने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो 5 घंटा समय लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण 6p² माइनस 5p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करते हैं आगे, तो x का वैल्यू निकल के आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो देखिए 6p² माइनस 5p और माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों को गुना करना है और गुना करने के बाद ऐसे ब्रेक करना है प्लस या माइनस करके कि मिडल वाला टर्म आपको मिल जाए। तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, तो यहाँ हो जाएगा 6p²। 36 को ब्रेक कीजिएगा, 9 चौके 36, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे प्लस 4 का p अब माइनस 9 का p। इससे क्या होगा? आप गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा और इसमें से एक दूसरे में से घटाइएगा तो माइनस का आपको 5p मिल जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2p कॉमन लीजिएगा तो 2 तिये 6, 3p और प्लस का 2, 2 दूनी 4p माइनस यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 तिये 9, 3 तिये 9p प्लस माइनस माइनस, अब माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3p प्लस 2 और एक मिलेगा 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p का वैल्यू -2/3 और एक मिलेगा 3/2। यही मूल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है और यही हमारा आंसर होगा। तो ये होगा -2/3 और 3/2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें 40% पुरुष, 35% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100% है, 100% में 40% क्या है? 40% पुरुष है, ठीक, 35% महिला है, उसके बाद बाकी बच्चे हैं। तो बाकी बच्चे यानी कि चिल्ड्रन है, तो कितना हो गया? 40, 30, 70, 5, 75, 75 और रेस्ट कितना बचा? 25%। और उनका औसत वजन इतना 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 किलोग्राम। समूह का औसत वजन कितना है? तो इसको अलग अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 60 से और इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 7 चौके 28, ये हो जाएगा 00, 6 पंचे 30, ओके, 3 छत्री का 18 2 20, 1 21, यानी कि ये 21 हो जाएगा और 25 दिए 76, यानी कि ये हो जाएगा 750। 0 5 और 8 1 9 9 7 16 6 2 2 4 1 5 और 100 से क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल परसेंटेज की बात हमने करी थी वो 100 करी थी, 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 ख़त्म, यहाँ 1 0 है, यहाँ पे 56.5 जो है इसका क्या हो जाएगा? समूह का औसत वजन हो जाएगा, है ना? ग्राम में है ना, किलोग्राम में 56.5 किलोग्राम। तो 56.5 किलोग्राम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि किलोग्राम में है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्राम में भी आंसर दिया हुआ है, किलोग्राम में भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे किलोग्राम में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो किलोग्राम में ही आंसर होगा।
56.5 kg इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? तो सह अभाज्य के लिए क्या कंडीशन होता है, यानी कि उन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो सहअभाज्य का कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है नहीं है, तो आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन 17 दूना 34, इसका HCF कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, तो यही सहअभाज्य नहीं होगा। बाद बाकी इसका भी HCF 1 आएगा, इसका भी HCF 1 आएगा, और इसका भी HCF क्या होगा, 1 आएगा। क्लियर? ये साधारण सा प्रश्न था। बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये अगर आपको नहीं पता है तो सहअभाज्य का क्या कंडीशन है, तो फिर क्वेश्चन को लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ देखेंगे इनको गुना करना है और इसको गुना करके इसमें से इसको माइनस करना है। तो देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 5 दिया 1500, 1500 और 25 25 700, 1625 हो जाएगा। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1625, अच्छा 25, 2 5 9 10 2 12, 1 5 3 15 1 16। ठीक है, और 21 प्लस 3, 21 गुने 31, 21 एकम 21 और 2 21 दिया 63 64 65, 651 हो जाएगा इसका। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए और यहाँ से 22 है, 22 और गुना क्या हो जाएगा 13 52 8, 8 और 3 11, 11 से इसको गुना करके इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 1 6, 5 1 6 और 5 2 ये हो जाएगा 7 और 6 6 12, 1 1 2, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 23 24, 4 यूनिट डिजिट पे 4 4 4 सब पे 4 है, 7 में से 4 गया 3, 34 34 34 20, 34 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 3 क्यू अपॉन √64 इंटू √81। तो 8 स्क्वायर है तो आप यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे 8 स्क्वायर है, यहाँ पे 64 जो है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, तो ये 8 हो जाएगा। अब ऊपर में 2 8, नीचे में 1 8, ऊपर में कितने 8 बचेंगे, 1 8 गुने 3 तिया 9 तिया 27, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है √81 इसका जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब ये 9 जो है ये किसके बराबर में, 3 के स्क्वायर के बराबर में। नीचे में 2 ठो 3 है, ऊपर में 3 ठो 3 है, तो 2 3 खत्म हो जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा, एक ही 3 बचेगा। 8 3 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भी आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ये तो हो गया 8 और 8, एक 8 यहाँ पे लिखिए, इंटू ये हो गया 9। 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9 है ना, 3 के पावर में 2। यहाँ 3 ठो 3 है, यहाँ 2 ठो 3 है, तो ख़त्म हो जाएगा। और ये एक ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ पर में 2 है, एक ख़त्म हो जाएगा। तो 8 गुने 3 8 3 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग जो है, यहाँ पे वर्तमान का स्केल ले लेते हैं, कितना है, 80 वर्ष है। कितना है, 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। जैसे ये फादर है और ये डॉटर है, इसका अगर 1 है तो इसका कितना होगा, 7। बोला जा रहा है 8 वर्ष पहले, है ना, पहले की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है, यानी कि ये 1 वर्ष की है तो ये 7 वर्ष की। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एज निकाल लेते हैं 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष यानी कि दोनों का अगर वर्तमान में 80 है तो दोनों का अगर 8 8 वर्ष घटा देंगे, यानी कि 16 वर्ष अगर घटाएंगे इसमें से, 10 में से 8 गया 2, सॉरी
10 में से 6 गया, ये हो जाएगा 4, और 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6। यानी कि दोनों में से, यानी कि दोनों का अगर यहाँ पे 80 वर्ष दिया हुआ है और दोनों के एज में से 8-8 वर्ष घटा दिया जाए, 16 वर्ष घटा दिया जाए, जो कि 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 वर्ष होता है। तो ये 64 वर्ष क्या है, 8 वर्ष पहले की इन दोनों की आयु का योग है। अब यहाँ पे रेशियो में देखा जाए तो 7 और 1 है, बट वर्ष में कितना है 64 है, तो 7 + 1 दोनों का ये क्या है, आयु का ही तो क्या है, सम है। तो 8 बराबर 64, 8 बराबर 64, तो 1 बराबर 8। तो यहाँ पे 8 से 7 को गुना कीजिएगा तो 8 7 56 और 8 एकम 8। यानी कि 8 वर्ष पहले पिता की आयु 56 वर्ष थी और 8 वर्ष पहले बेटी की आयु कितनी थी, 8 वर्ष। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, तो पहले तो वर्तमान निकाल लेते हैं। वर्तमान में 8 जोड़िएगा तो 8 8 16, यानी कि वर्तमान में 16 साल की है। पिता की नहीं पूछा जा रहा है, पिता का यहाँ पे आगे कुछ जिक्र नहीं करना है। 8 वर्ष बाद तो वर्तमान में 16 वर्ष, और अब से क्या बोला जा रहा है, 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी। तो इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 4 24 वर्ष। तो 24 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, 8 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, पिता की आयु पुत्री की आयु का क्या है, 7 गुना है। अब 8 वर्ष पिता की आयु घटाएंगे और 8 वर्ष पुत्री की आयु घटाएंगे, यानी कि दोनों की आयु का जो सम है वो 16 वर्ष हो गया। 16 वर्ष जैसे ही घटाएंगे तो ये 8 वर्ष पहले का आयु का योग हो गया, इन दोनों की आयु का योग हो गया 64 वर्ष। अब यहाँ रेशियो में दिया हुआ है 7 और 1, यानी कि इन दोनों का जो योग है वो 64 वर्ष दिया हुआ है। तो 8 बराबर 64, तो 1 बराबर 8, 8 7 56, यानी कि ये 8 वर्ष पहले का ही आयु है। 56 वर्ष पिता की आयु होगी और 8 वर्ष पुत्री की आयु होगी। इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये 16 वर्ष जो निकलेगा ये वर्तमान आयु निकलेगा। 16 वर्ष ये ईयर है, क्लियर, और ये 8 साल है, ये 8 साल है। अब क्या बोला जा रहा है, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, तो 16 में 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 4 24 वर्ष। अच्छा प्रश्न था। अगला है 108 और 144 का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक कहने का मतलब इन ऑप्शन से ही आप निकाल सकते हैं, इनमें जो बड़ी वैल्यू होगी और जो दोनों को काट रहा होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। इसका कहने का मतलब बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे 12 है ना, 16 है, 24 और 36 है। 36 से देखेंगे, क्या 36 इन दोनों को काट दे रहा है, 36 का 18, 36 का 18, 1 3 3 9 1 10, 36 से ये कट गया, 36 6 चौक 24, 4 2 4 3 12 13 14, यानी कि 36 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यही 36 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, छोटी वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है जो 12 से ये कट रहा है, 12 से ये कट रहा है तो 12 हो जाएगा, ये नहीं होगा एचसीएफ। इन सब में से बोला जा रहा है एचसीएफ कौन होगा, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं, तो समलंब चतुर्भुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बढ़िया सा समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज में ये हो गया इसका हाइट, क्लियर। ये इसकी हाइट होगी, ये एक साइड हो गया है ना, और ये दूसरी साइड हो गई, क्लियर। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के साथ एक समानांतर श्रेणी में है। अच्छा, समानांतर श्रेणी में है और 4 का सार्व अंतर है। मान लीजिए ये a है, तो ये क्या होगा, a+4, क्लियर। ये a है, a+4। यदि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, 4 का अंतर है इसमें, इसका 4 का अंतर a+4, और ये क्या हो जाएगा, और सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब क्या होता है, मतलब जो भी डाटा होता है उन सब का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है।
तो a+4 यहाँ a है, a+4 और इसमें 4 जुड़िएगा तो a प्लस क्या हो जाएगा, ये a+4 + 4 8, यानी कि ये इस तरीके से चलेगा। और बोला जा रहा है ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे a का जो भी वैल्यू होगा उसमें 8 जुड़िएगा तो सबसे बड़ा पद यही आने वाला है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 इंटू हाइट, हाइट क्या है a+8 इंटू इन दोनों साइड का जो है समानांतर भुजाओं का योग, तो a+8 2a और प्लस क्या हो जाएगा 4। आगे क्या बोला गया, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई का सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई से अनुपात। तो ठीक है, सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई का, तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। समानांतर भुजा में बोला जा रहा है ये समानांतर है एक दूसरे के, इसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का सबसे छोटी भुजा समानांतर भुजा की लंबाई से अनुपात, यानी कि a+4/a। तो पहले यहाँ से a निकाल लेते हैं। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 16 दूना 32, ये हो जाएगा 320 बराबर, इनको कैलकुलेट कीजिए, इनको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 8 दूनी 16a प्लस 4a और प्लस उड़ जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा 2a² प्लस 16 4 20a प्लस 32, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा a² प्लस 10a प्लस 16, 2 जो हमने कॉमन लिया है वो कॉमन क्या करेगा, तब इसमें डिवाइड कर देगा। दो जो हमने कॉमन लिया है यहाँ पे 2a² प्लस 10 दूनी 20 है और ये, तो यहाँ पर मैं इधर 320/2 बराबर क्या हो जाएगा a² प्लस 10a प्लस 16, 2 एकम 2, 2 छके 12 0, ये आ गया। अब ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट पे चला गया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 और ये a² और प्लस 10a और ये प्लस 16 और ये माइनस का 100 क्या हो जाएगा 160, तो रिजल्ट माइनस का देगा। 10 में से 6 गया 4, 5 में से गया 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कि माइनस का 144। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 144, 2 7 2 दूनी 4, 2 36 दूना 72, 2 18, 2 9 3 3। अब ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करने के बाद 10 आना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18 8 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 18 8 44, यानी कि 18a² प्लस 18a माइनस 8a माइनस 144। ठीक है, ये इसको फुलफिल कर रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 144a² आ जाएगा और प्लस और माइनस कीजिएगा तो प्लस का क्या देगा 10 ही देगा। यहाँ तो ये 0 होगा, कोई नहीं, a यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, a प्लस ये हो जाएगा 18 माइनस 8 कॉमन, a माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 18 8 44, तो एक वैल्यू आ गया a प्लस 18 और एक आ गया a माइनस 8, a माइनस 8, तो एक देगा a का वैल्यू -18 और एक देगा 8। तो जो माइनस वाला होगा उसको छोड़ेंगे, जो पॉजिटिव वाला है उसे ही पिक करेंगे। आगे देख लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी हो गई, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो हमारा a का वैल्यू जो निकला था वो कितना निकला था 8 निकला था, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8 और 4
12। रेशियो किसका पूछा जा रहा है? सबसे बड़ी समांतर भुजा, सबसे बड़ी समांतर भुजा निकल के आया 12 और सबसे छोटी जो है समांतर भुजा की लंबाई 8। 4 3 12 और 4 दूनी 8। 3:2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के साथ एक समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी कहने का मतलब जो डिफरेंस है वो बराबर होगा और 4 का सार्व अंतर है, यानी कि अगर ये a है तो ये +4 होगा। और यदि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है ना, तो ऊंचाई सबसे बड़ा पद है कहने का मतलब ये a है, ये a+4 है, तो ये a+ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तभी तो ये सबसे बड़ा होगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से जो दिया हुआ है, यहाँ से जो दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट और इंटू समांतर भुजाओं का योग। यहाँ से हमने लिखा, यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये करने के बाद द्विघात समीकरण का पैटर्न फिट हो गया और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद ए का 2 वैल्यू मिला, निगेटिव मिला, एक पॉजिटिव मिला। निगेटिव को छोड़ेंगे, पॉजिटिव को पिक करेंगे और पॉजिटिव से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे समांतर भुजाओं का जो ए का वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। ए का वैल्यू आ गया 8 और a+4 का वैल्यू आ गया 12। समांतर भुजाओं में सबसे बड़ी पहले रखना है और सबसे छोटी जो है वो बाद में रखना है, नीचे रखना है। तो 12/8 आ जाएगा। 4 3 12 और 4 दूनी 8। 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। कुछ इस तरीके से पैटर्न है। आई थिंक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। खैर आप समझ लीजिए, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा? तो इसमें 1 जोड़िए, तो 6 4 3 8 6 9, 1 जोड़िएगा 6 5 2 4 4 2 3 4 5 3 4 5। तो देखेंगे 3 दूनी 6, ये फिट हो गया, ये नहीं हुआ। 2 3 6, ये कट गया। 2 दूनी 4, ये भी कट गया और ये नहीं कटा। यानी कि 1 2 3 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न था आई थिंक। खैर, एक धनराशि को जब 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद उसकी राशि इतना हो जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए, निवेश उसकी धनराशि इतना हो जाती है, ठीक है, तो उसका साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो इतना हो जाता है कहने का मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दूना 24 1 25/200 यानी कि 1/8। अब जब इस तरीके से 1/8 आ गया तो ये क्या है? ये इंटरेस्ट है और ये क्या है? मूलधन है। मूलधन में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट जुटता है तभी तो हमें क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है, यानी कि मिश्रधन मिलता है। और इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 1 लग रहा है। कितने साल का? ये 1 साल का है और यहाँ 2 साल का कैलकुलेट होकर दिया हुआ है। तो 2 साल का, 1 साल का 1, 2 साल का कितना हो जाएगा? 2। तो 8 2 10। 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमने जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ा तो हमें क्या मिला? मिश्रधन मिला, यानी कि अमाउंट मिला। और अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 8,250। तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 1 का वैल्यू निकल के आ गया 8,825 निकल के आ गया। तो ये निकल के आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। और यहाँ पे पूरा पूछा जा रहा है साधारण ब्याज कितना है। साधारण ब्याज तो 2 साल का निकालना होगा ना, तो 2 से गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, यानी कि पूरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 1650 लगेगा। क्लियर? आप बेसिक से भी बना सकते हैं, वो SI = है ना PRT/100। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, XY कुछ मान करके, ठीक है। और अगर आप फ्रैक्शन में बनाना चाहेंगे तो फ्रैक्शन से ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है डायरेक्ट इसमें ये जुड़ जाता है, ठीक है ना। 8 है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही होती तो अमाउंट हमारा क्या होता है? 8 + 1 9 होता है। क्लियर? बट यहाँ पे साधारण ब्याज है तो जितना यहाँ पे आएगा और जितने वर्ष का होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे 1 है 1 वर्ष का,
ये 1 वर्ष का निकल के आया है और यहाँ पर मैं जितना वर्ष का दिया होगा उतना से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का होगा। 2 वर्ष में 8 + 2 2 ऐड करेंगे तो ये जो 10 निकल के आया ये क्या है, ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकालिएगा तो 7 25 या फिर माइनस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, b² - 4ac = 0 है ना। d निकाल सकते हैं तो b² क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 गुने a के जगह पर कुछ नहीं है 1 और c के जगह पे 7 है बराबर 0। ये हो जाएगा 25 माइनस 7 चौक 28 बराबर 0। ये निकल के आया -3, जो कि क्या है, छोटा है 0 से। तो क्या है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो होगा ही नहीं। तो यहाँ वास्तविक है, ये नहीं होगा, वास्तविक है, नहीं वास्तविक है, वास्तविक नहीं है पहले ही, क्योंकि माइनस निगेटिव में आंसर आया है ना, 0 से छोटा है तो ये वास्तविक होगा ही नहीं। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। किसी बिल पर 32% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, तो बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 100 की चीज़ है, 32% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने का होगा, 32% का डिस्काउंट होगा, 32 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 68%। क्लियर। 20% की 2 क्रमिक छूट है, 100 में 20% की 2 क्रमिक छूट मिल रहा है, यानी कि 80 और 80, 0 0 खत्म, 00 और 80/100 80/100 होगा, तो 00 00 खत्म, ये 2 0 ये 2 0 8 कितना हो गया, 64%। तो एक निकला डिस्काउंट 64% का और एक 68% का। डिफरेंस कितना है, 4% का। और ये 4% का डिफरेंस जो है किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो 4% बराबर 25, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 25/4 गुने 100, 25 चौके 100, 25 गुने 25, 25 25 से 625 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल की वास्तविक राशि ज्ञात करना है तो ये कितना हो जाएगा, 625। ये ध्यान दीजिएगा, 32% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि एक नहीं है, यहाँ पे 2 की बात हो रही है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है। इससे पहले का भी जो शिफ्ट था सेम इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, यही फॉर्मूला लगेगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n - 4 × 90/n = प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 160। ये दिया हुआ है, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 0 से 0 खत्म, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18n - 9 चौके 36 बराबर 16n। 18 में से 16 गया 2n बराबर 36, तो n बराबर हो जाएगा 18। 18 दूनी 36, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 18। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था। राजू और रमन किसी कार्य को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह राजू से शुरू करके एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, ये है राजू, ये है रमन, कितना है, ये 12 दिन में और ये 16 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 16 32 16 थी 48, 12 चौके 48 और 16 थी 48। राजू की एफिशिएंसी 4 और रमन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। ये एफिशिएंसी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 2 दिन का जो काम होगा, ये एकांतर वाली बात हो रही है, तो 2 दिन का काम कितना हुआ, 4 3 7 काम। 2 दिन में 7 काम हो रहा है, हमें काम कितना करना है, 48। तो इसको 48 के पास ले जाइए, तो 7 7 49, 7 49, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें कितना करना है, 48 ही करना है। तो 7 6 42। अब ये 42 काम हो गया कितने दिन में, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किए,
मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूनी 12 दिन में, 12 दिन में 42 काम हो गया। अभी काम करना कितना है? 48 काम करना है। पहले राजू आता है, फिर रमन, फिर राजू, फिर रमन। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका। अब काम करने कौन आएगा? राजू आएगा। यानी कि एक अगला दिन, यानी कि एक दिन और लगेगा। कितना हो जाएगा? 13 दिन। 13 दिन में काम कितना खत्म होगा? 4 और काम खत्म हो जाएगा। तो 42 4 46। अभी भी काम कितना बचा है? 2। अब कौन करने आएगा? रमन। यानी कि 13 के बाद अब जो काम अगले दिन जो आएगा वो काम खत्म करने के लिए आएगा रमन। रमन की जो एफिशिएंसी है कितना? 3। काम कितना करना है? 48 काम करना है और यहाँ पर में 46 हो चुका है। कितना और काम करना है? 2 और काम करना है। यहाँ पे 2 और काम करना है। बट यहाँ पे रमन की जो एफिशिएंसी है कितना है? 3 है। 13.2/3 दिन में जो है ये कार्य खत्म हो जाएगा। 13.2/3। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 32 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी से इतना अधिक है। मान लीजिए सेकंड जो संख्या है वो x है, तो पहली संख्या क्या होगी? एक संख्या जो भी है, एक संख्या दूसरी से क्या है? 18 अधिक है और इन दोनों का योग क्या है? 32 है। तो 2x + 18 यानी कि 2x + 18 बराबर 32। 2x का वैल्यू कितना निकलेगा? 12 में से 8 4 12, 2 में से गया 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 7। अब x का वैल्यू 7 आ गया तो पूछा क्या जा रहा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ये हो गया 7, इसमें 7 जोड़िएगा तो 18 2 20 5 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है d² + 1/d² = 18 तथा d इज ग्रेटर देन 1/d है, तो dq - 1/dq का मान। यहाँ से तो आप सीधा सीधा इस तरीके से है, x + 1/x आपने पढ़ा होगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से d -1 है ना, प्लस माइनस कर लीजिए, इसी पैटर्न पे है। तो d - 1/d, क्योंकि यहाँ से माइनस के फॉर्मेट में आंसर निकालना है तो इससे माइनस का निकाल लेते हैं। तो d - 1/d का होल स्क्वायर क्या होगा? d² + 1/d² और माइनस क्या हो जाएगा? 2ab, यानी कि d × 1/d, तो d खत्म। अब यहाँ से देखिए ये जो हो जाएगा इसका वैल्यू दिया हुआ है 18, 18 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 16। तो d - 1/d का जो वैल्यू निकलेगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पे चढ़ जाएगा और ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। यानी कि d - 1/d का वैल्यू आ गया 4। और इसका वैल्यू क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, dq - 1/dq का वैल्यू होता है aq + 3a। यानी कि इसका वैल्यू अगर कुछ भी है, यानी कि इसका वैल्यू अगर a है इसकी जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 + 4 दिए 12, 4 2 6 6 1 7, 76 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सीधा समझिए, यहाँ पे x - 1/, है ना, इस तरीके से x - 1/x का वैल्यू अगर a है तो x³ - 1/x का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 3a + aq। aq + 3a होता है। और यही जब aq + 1/, इस तरीके से आ जाए इज इक्वल टू, तो ये होता है aq - 3a। कब? तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए a, यानी कि x + 1/x का कंडीशन होना चाहिए। क्लियर? तो ये फॉर्मेट पता रहेगा तभी आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 - -3 इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक को हम सॉल्व करते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखते हैं? 1/3 - -3 है तो इसको लिखते हैं 1/1/3 क्या? 3। ये ऊपर जाता है तभी तो जाकर के क्या होता है? पावर में जो भी होता है वो निगेटिव हो जाता है। अब नीचे है डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 1/1 ऊपर में, और ये 3 तिहाई 9 तिहाई 27 ऊपर में आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यानी कि सब में आप देखेंगे तो ऊपर में 1 है और नीचे का वैल्यू जो है क्यूब है, 4 है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, करने के बाद वो ऊपर वैल्यू आ जाता है।
तो यहाँ से क्या करेंगे 27 और सबका पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। अब 5 को 4 बार गुना करना है, 5 25 पंचे 125 और 125 पंचे क्या हो जाएगा 625 और ये 15 15 ये हो जाएगा 225। सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 5 17, 7 लास्ट में है ना। तो 2 2 4 2 6 6 1 7, लास्ट में 7, दोनों में 7 7 है, ये दोनों तो होगा नहीं। 6 2 8 8 870 किसका है, ऑप्शन सी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक को आप समझ जाइए, आगे भी उसी तरीके से दिया हुआ है, आगे कोई ऊपर तो नंबर है नहीं जिससे कि बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से समझ जाते हैं जो जो नीचे में जो वैल्यू है वो क्या देता है, ऊपर में आकर के पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो आगे का निकालना नहीं है, बस आपको इसको पावर में जितने भी है उन सबको कैलकुलेट करते हुए सबको जोड़ देना है। अगला प्रश्न, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। वह 5,000 रुपये घर के किराए पर, 2,000 रुपये बिलों पर और बाकी की रकम अपनी मासिक बचत पर खर्च करता है। ठीक है, मासिक बचत। एक साल में उसकी बचत का पता लगाएं। अगर उसने अपने जन्मदिन, जिस भी मंथ में उसका जन्मदिन होगा, जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत को खर्च कर देता है। इसको तो आप ओरली बना सकते हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए 15,000 है, यहाँ पे 5,000 और 2,000 खर्च करता है। तो 5 2 7, 15 में से 7 गया 8, यानी कि वो 8,000 बचा रहा है। 15,000 उसकी प्रति माह वेतन है, 5,000 घर के किराए पर, 2,000 बिल पर खर्च करता है, यानी कि 7,000 खर्च कर दे रहा है। 7,000 खर्च करता है तो 8,000 क्या करता है, बचाता है। अब क्या कह रहा है, जिस मंथ उसका बर्थडे होता है यानी कि जन्मदिन होता है, वो पूरा का पूरा खर्च कर देता है, यानी कि 12 में से एक महीना जो है वो पूरा खर्च कर देता है। अब बचत कितना करता है, 11 महीना ही करता है। तो 11 8 88,000। उसकी पूरी मासिक बचत का खर्च कितना है, बचत खर्च कितना है 88,000। साधारण सा प्रश्न। निम्न का माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें माध्यिका वर्ग निकालना है तो इसके लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। पहले तो क्लास इंटरवल, ये जो कक्षा दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये है 0 to 50, ये है 50 to 100 और ये है 100 to 150 और 150 से 200। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 है, फिर 15 है, फिर 13 है और ये 10 है। यहाँ से संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, है ना, इसका जो संचयी आवृत्ति होगा या संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, ये 12 5 2 7 27 7 3 10 2 1 3 1 4 और ये हो गया 50। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जितना भी फ्रीक्वेंसी है 5 2 7 3 10 0 1 2 3 4 1 5, ये हो गया 50। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इससे जो भी बड़ी संचयी बारंबारता होगी वही क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो 25 से बड़ा क्या है 27, 27 के पास का जो वर्ग है वो कितना है 50 से 100, तो 50 से 100 ही क्या हो जाएगा, इसका क्लास इंटरवल हो जाएगा। क्लियर, 50 से 100, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार। तो जब भी मीनार की बात हो तो पहले एक ट्रायंगल पिक कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल पिक कर लिया। एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया, ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है। मीनार की जो छाया है सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में इतना मीटर अधिक लंबी पाई जाती है। यानी कि क्या होता है, 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री से क्या होता है 60 डिग्री होने पर, है ना, 60 डिग्री की तुलना में 40√3 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है। यानी कि ये हो गया 40√3 अधिक पाया जाता है।
मीनार की ऊंचाई, ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। आपने पढ़ा होगा, है ना, साइन कॉस 10 में डिग्री रूल में थीटा बराबर जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो वहाँ पे टेन थीटा का जो वैल्यू होता है 1060 डिग्री का, वो क्या होता है √3। ये √3 है तो ये क्या होगा 1। और 1030 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। क्लियर, ये अगर 1 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा √3। ये चीज़ तो पता है ना, 1030 का वैल्यू, 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ठीक है, तो ये 1 है, ये पूरा का पूरा 1 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे ये √3 है और ये 1 है, हम क्या करते हैं इसको, इस 1 को √3 के बराबर करने के लिए इसको √3 से गुना कर देते हैं। तो एक को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। और जब हमने एक को √3 से गुना किया तो √3 को भी √3 से क्या करना होगा गुना करना होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब ये पूरा का पूरा 3 है, ये 1 है, ये वाला जो वैल्यू है रेशियो से ये 1 है, पूरा 3 ये 1, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो ये कितना निकल के आएगा 2। यही 2 का वैल्यू क्या दे रखा है 40√3, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20√3। ये हो गया 1 बराबर 20√3। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, तो 1 बराबर 20√3 और √3 का वैल्यू निकालना है, तो 20√3 में √3 से गुना कर दीजिए, तो 20√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। तो 60 मीटर जो होगी वो मीनार की ऊंचाई होगी। बेसिकली आप हाइट h मान के भी बना सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी होगा। अगर आप रेशियो से बनाएंगे तो थोड़ा आसान होगा। क्या आसान होगा, तो आपको थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री होने पे क्या होता है, छाया 40√3 लंबी हो जाती है। क्लियर, छाया की जो लंबाई है वो 40√3 लंबी हो जाती है। अब 1060 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। क्या होता है √3 अपॉन 1, कहने का मतलब 1 तो अंडरस्टूड है, डिनोमिनेटर में 1 ऑलरेडी रहता है। तो अगर लंबाई √3 है तो इसका बेस जो होगा 1 होगा। क्लियर, तो √3 अपॉन 1। अगर यहाँ पे 1030 का वैल्यू हमने लिया 1/√3, 1 अगर ये है तो ये पूरा का पूरा √3। अब हमें क्या करना है, इस √3 के बराबर में √3 को रखना है, यानी कि हाइट को क्या रखना है बराबर रखना है। तो हमने क्या किया, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक को तो √3। जब एक को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस को भी क्या करना होगा √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3। अब ये 3 और ये √3 हो गया है ना, बराबर बराबर कर लिए हमने। तो ये 3 और ये 1, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि ये जो पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है ये 2 के बराबर में दे रखा है। तो 2 बराबर 40√3, तो 1 बराबर 20√3। अब 1 बराबर 20√3 हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई जो है √3 है, तो 1 बराबर 20√3 और √3 का पूछा जा रहा है तो √3 से गुना कर दीजिए। 20√3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा 3 होगा, तो 20 दिए क्या हो जाएगा 60 मीटर मीनार की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। अगला है, इसको कैलकुलेट करना है, तो आप देखेंगे 5x3 तो सबका तो 5x3 आने ही वाला है, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से सारे के सारे x के टर्म में जो भी वैल्यू होगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस 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 प्लस 3, प्लस का 3 देगा तो ये, और ये तो नहीं होगा, प्लस का 3 ये होगा और या तो ये होगा। 16 16 12 12, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए ये सब में सेम है। इस दोनों को कैसे हमने छांटा, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे जो भी टर्म मिलेगा आपको x के फॉर्मेट में मिलेगा, यहाँ सिर्फ सिंगल टर्म में मिल रहा है, ठीक है, तो उसका आगे कैलकुलेशन नहीं होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस का वैल्यू देगा। क्लियर, तो प्लस का वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्लस का 3 है, माइनस वाले और ऑटोमेटिक छट गए। अब यहाँ देखेंगे तो 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12x² देगा, यहाँ पे प्लस का 12x² है, तो ये भी छट गया। एक ही ऑप्शन बचा, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्वेश्चन का आंसर निकल के
आ गया। तो 5x³ माइनस 12x² प्लस 16x। अदरवाइज आप इसको पूरा ओपन करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है। तो कुछ नहीं करना है, 4/3 वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में भी 4/3 और नीचे में भी 4/3 लिखना पड़ेगा, तो वो सब नहीं लिखते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका जो आयतन है ना, इसका जो आयतन है बड़े वाले ठोस गोले का और छोटे वाले जो इसका कंचा का जो त्रिज्या है, कितने कंचे मतलब बनेंगे, तो उससे उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 6 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 4/3 फॉर्मूला क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यू, आर का क्यू यानी कि 6 गुने 6 गुने 6। क्लियर। और जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या, अब ये छोटे कंचे जो बनाए जाते हैं उनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.3 है, यानी कि 0.3 4/3 पाई आर क्यू। पाई तक का तो वैल्यू ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, 0.3 0.3 0.3 ये आएगा। अब इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही कंचे की संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो आप देखेंगे डेसिमल हटाएंगे तो ये 0, डेसिमल हटाएंगे तो 0, डेसिमल हटाएंगे तो 0। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पे 1 2 3 0। तो 8000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि कंचे जो बनाए जाएंगे, कंचों की संख्या होगी वो होगी 8000। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ याद करना है। देखिए 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 25 4 की चीज़ जो है वो कितना में बेचता है, 5 में, तभी तो 25% का लाभ होगा। अब क्या करता है वो दुकानदार जो है, बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का प्रयोग करता है। देना चाहिए कितना, 100 देना चाहिए, दे कितना रहा है, 70। क्लियर। यहाँ से समझ में आया है। 30% कम वजन का उपयोग करता है, देना चाहिए उसे 100, लेकिन वो क्या दे रहा है, 70 दे रहा है। 30% वजन में क्या कर रहा है वो, मतलब बेईमानी कर रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 7 चौके 28, 10 बचे 50, ये हो गया, ये हो गया 2 14 और ये 25। कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 5 में से 4 गया, 1 2 में से 1। किस पे कमा रहा है, इस पे कमा रहा है 14 गुने 100, ये हो गया 1100 और ये हो गया 14 से 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 72 से 14 सत्ते 98, 7 एक ही ऑप्शन है, 78.57 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 सत्ते 98, ये हो जाएगा 10 2 और 10 में से 9 गया 12, 0 14 अट्ठे बोलो 112, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। यानी कि यही क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक वैल्यू, एक नंबर आ गया, दिख गया, आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, 78.57% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की ऊंचाई याद करिए। बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। अब 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। एच प्लस 5 बराबर ये 3 3 0 है ना, 11 दूना 22 और 11 तिये 33, 5 6 के 30, 2 तिये 6। अब ये आ गया आपका एच प्लस 5 इज इक्वल टू 7 21, 7/21/2 डिवाइड कीजिएगा तो 10.5 आएगा। तो h का वैल्यू 5 उधर जाकर के माइनस में, तो 10.5 में से 5 किया तो 5.5 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि हाइट जो मिलेगी बेलन की वो कितनी मिलेगी, 5.5। क्लियर। तो बेसिक सा फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन था। अगर आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर। नीचे दिया गया दंड आरेख पिछले कुछ वर्षों में एक डेयरी उत्पादक कंपनी की 3 शाखाओं XYZ द्वारा दूध उत्पादों,
1000 टनों के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। डेयरी उत्पाद कंपनी की किस शाखा के लिए दिए गए 4 वर्षों के लिए औसत उत्पादन न्यूनतम था? तो देख लीजिए किसका है, जेड वाई एक्स एक्स और यहाँ पे वाई जेड है। पहले एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स का कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, एक्स का सबको जोड़िएगा तो 5, ये हो जाएगा 5, यहाँ लिख लेते हैं। एक्स का जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, यानी कि 190, 190, 190, 5 95, 95, 200, 200, यानी कि ये हो जाएगा 200। एवरेज निकालना है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 50। अब y का निकालेंगे, y का कितना है, 3, 3 3 4 3 7, 7 7 7 4 11 और 11 5 16, 16 हो गया, यानी कि 160, 165, 165 5 170, 170 5 75, 75 5 180 बटे 4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये हो गया 45। ओके, उसके बाद जेड का निकालते हैं। 4 4 4 8, 8 4 12, अब 12 6 18, यानी कि 180, 180 5 185, 185, 185, ये जेड का हो जाएगा 185 बटे 4, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 2 4 छके 24। तो आगे तो कैलकुलेट ही नहीं करना क्योंकि न्यूनतम पूछा जा रहा है, उत्पाद का न्यूनतम था तो न्यूनतम वाई का ही आ रहा है। तो शाखा वाई का क्या होगा, डेयरी उत्पाद कंपनी की किस शाखा, यानी कि वाई जो शाखा है दिए गए 4 वर्षों के लिए औसत उत्पादन क्या था, न्यूनतम था। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये समानुपात का क्वेश्चन है। 40 बटे 35 बराबर 35 बटे एक्स, 5 8 40, 5 7 35, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7 5 35, 5 बड़ी वैल्यू देगा, एक ही बड़ा वैल्यू दिख रहा है, 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, 245, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया दंड आरेख दो राज्यों ए और बी की पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या लाख में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी दिए गए वर्षों के लिए राज्य बी की अनुमानित औसत जनसंख्या कितनी है? स्टेट बी का एवरेज पूछा जा रहा है। बी का कितना है, 38 है, 52 है, 58 है, 60 है, 68 है, 72 है। तो सबको कैलकुलेट कर लीजिए। 8 8 2 10, 10 8 18, 18 18, 18 2 20, 6 26, 27, 28 का ये हो जाएगा 8, 2 3 2 5, 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 1 21, 21 और 6 27, 27 3 30, 4 34, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पंचे 30, 4 6 8 छक 48, 58 लाख इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये डीआई का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये कुछ 28 प्रश्न थे। ठीक है, आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और कौन से सेट को आप कवर करना चाहते हैं, किसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 17 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। डेली कम से कम एक सेट लगाइए और सेट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है किसी भी सेक्शन में, जीके, रीजनिंग, मैथ, कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।